हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गोपाल अपनी पत्नी सरोज के साथ एक गांव में रहता था और खेतों में काम करके अपना घर चलाता था। एक दिन शाम को गोपाल खेतों से काम करके घर लौटता है और सरोज के पास जाकर बैठ जाता है। क्या हुआ आपको? आज ज्यादा थक गए हैं क्या आप? पानी लाऊं आपके लिए? नहीं, पानी नहीं चाहिए मुझे। बस कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। भूख के मारे जान निकले जा रही है मेरी। और तो और आज तो तुम खेत में खाना देने भी नहीं आई। हाँ, वो खाना बना नहीं था ना, इसलिए नहीं आ पाई। सीधे सीधे बोलो ना सरोज कि राशन ही नहीं था घर में। जब राशन ही नहीं था तो तुम खाना क्या बनाती और क्या लेके आती? आपने सही बोला। रोज रोज प्याज रोटी लाते हुए मुझे भी शर्म आती है। वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं और अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, और आप प्याज रोटी खाएं तो अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी बात सही है, लेकिन जब मैं पैसा ही नहीं देता हूँ तो तुम राशन कहाँ से लाओगी और कैसे बनाओगी कुछ? मैं भी ना बेवजह तुमसे खाना मांगकर तुम्हें परेशान किया। ऐसा मत बोलिए, सब ठीक होगा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आती हूँ कुछ खाने को लेकर। सरोज इतना कहकर रसोई में जाती है और चारों तरफ नजर घुमाकर खाने का सामान ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर रोटी और 2 दिन की बची हुई दाल पर जाती है, जो कि बिल्कुल ही सूख गई थी। वो एक थाली में पानी डालकर उसमें रोटी को भिगो देती है और कटोरी में सूखी दाल लेकर गोपाल के पास जाती है। लीजिए खाना, घर में जो था मैं वो ले आई हूँ, आप यही खा लीजिए, और कुछ भी खाने को नहीं था। सरोज, ये क्या? तुम फिर से गीली रोटी और सूखी दाल लेके आई हो? इससे अच्छा तो प्याज रोटी ले आती, मैं वही खा लेता। ले तो आती जी, लेकिन प्याज रोटी खाने के लिए घर में प्याज होनी भी तो चाहिए। तो फिर दाल में ही थोड़ा सा पानी डाल के उसे गीला कर देती। रोटी को पानी में डालने की क्या जरूरत थी? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन दाल में पानी डालकर उबालने के लिए गैस नहीं था, न ही चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ, तो मैं क्या करती? जाने दो, कोई बात नहीं। हमारे नसीब में यही गीली रोटी और सूखी दाल है, तो हम क्या कर सकते हैं। मैं यही खा लूंगा। गोपाल इतना कहता है और चुपचाप गीली रोटी और सूखी दाल खा लेता है। समय बीतता है, लेकिन उनके हालातों में कोई सुधार नहीं होता। उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो भरपूर पेट भरकर खाना खा सके। समय गुजरता है। समय के साथ उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। ऐसे ही एक रोज गोपाल के घर में उसका जिगरी दोस्त केशव और उसकी पत्नी लीला आती हैं। गोपाल गांव के जमींदार से उधार लेकर अपने घर में राशन का इंतजाम कर देता है। सभी आराम से घर में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। गोपाल, कितना समय हो गया, तू मुझसे मिलने नहीं आया, तो मैंने सोचा कि मैं ही आ जाऊं। तू बहुत बड़ा आदमी हो गया है ना अब। हाँ गोपाल भाई, आपकी ये बात हमें बहुत बुरी लगी। जब से हम लोग गांव छोड़कर गए हैं, तब से आपने आज तक हाल चाल भी नहीं पूछा। आप तो हमें भूल ही गए हैं। भाभी, ऐसी बात नहीं है। अपनों को भला कोई भूल सकता है? बस कुछ हालात ही ऐसे थे, किसी और तरफ देखने का समय ही नहीं मिल पाया। क्या बात है गोपाल भाई, आप इतना परेशान क्यों हैं? कोई बात हो तो हमें बताइए, हम शायद आपकी कोई मदद कर सके। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सरोज, तुमने इनको चाय नाश्ता करवाया? हम कोई मेहमान थोड़ी ना है। हमें जिस चीज की जरूरत होगी हम खुद ही बोल देंगे। तू चिंता मत कर, अभी हम रात को तो रुकेंगे ही, अच्छे से खरीदारी करवा लेंगे। केशव की बात को सुनकर गोपाल और सरोज एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि खाने पीने का इंतजाम तो कर लिया था गोपाल ने, लेकिन अब वो ये सोचकर परेशान था कि इन लोगों को सुलाएगा कहाँ। कुछ देर बाद सभी खाना खाने बैठते हैं और सरोज सबके लिए खाना लेकर आती है, जिसमें दाल बिल्कुल सूखी होती है। तभी गोपाल सरोज को कहता है, सरोज, तुम्हें कितना भी सामान ला के दे दो, लेकिन तुम्हारी ये गीली रोटी और सूखी दाल बनाने वाली आदत कभी छूटेगी नहीं। आज किस चीज की कमी रह गई थी जो तुम्हें ये सूखी दाल बनानी पड़ी? माफ कीजिए, वो क्या है ना, मैं दाल चढ़ाकर आप लोगों के साथ बैठकर बातें करने लगी और दाल का सारा पानी सूख गया और दाल जल गई। तुम भी ना यार, हद करती हो। अब मैं अपने दोस्तों को ये खाना खिलाऊंगा? सब कुछ इंतजाम करने के बाद भी तुमने मेरी नाक कटवा ही थी। अब ना जाने जमींदार का पैसा भरने के लिए कितने दिन अपने घर का चूल्हा ठंडा रखना पड़ेगा। शांत हो जाइए, सभी लोग सुन रहे हैं। आप कहे तो मैं दूसरी दाल बना देती हूँ।
रहने दो तुम और नुकसान मत करो, वरना फिर से सूखी दाल बना दोगी तुम। वैसे तुम्हारी भी गलती नहीं है, अब तुम्हें आदत हो गई सूखी दाल खाने की। बस कर गोपाल, कितना सुनाएगा भाभी को। हम आज शहर में रहने लगे हैं, लेकिन पहले हम गांव में ही रहते थे। हमें भी हर तरीके का खाना खाने की आदत है। आपने बिल्कुल सही बोला जी। आओ आप मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। लीला इतना कहकर सरोज को अपने पास बैठा लेती है और सभी एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए खाना खाने लगते हैं। अगले दिन केशव और लीला शहर लौट जाते हैं। समय बीतता है। तभी एक दिन गोपाल घर आता है तो रसोई से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। वो चुपचाप रसोई में जाता है तो देखता है कि सरोज दाल को कढ़ाई में भूंज रही होती है। लगता है आज खाने में कुछ अच्छा बन रहा है। हाँ जी, आज मैं सोच रही हूँ कि दाल की पूरियाँ बना लूँ। बाहर बारिश भी है, मौसम ठंडा है। आप क्या कहते हैं? इरादा तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन बिना बात के इतना नुकसान क्यों करना। एक काम करते हम सूखी दाल और रोटी खा लेते हैं। वैसे भी ज्यादातर हम यही खाते हैं। क्या अभी यह बनाने में कौन सा ज्यादा सामान लगेगा? मौसम भी अच्छा है, इतने दिनों बाद तो कुछ अच्छा खाने को मिल रहा है। अगर हम दाल रोटी खाएंगे तो दोनों ही चीजें सूखी नहीं हो जाएंगी। नहीं, रोटी को हम पानी में भिगोकर खा लेंगे, जैसा हम हमेशा खाते थे। जब लोग चीनी रोटी खाते हैं तो पानी में ही खाते हैं ना। बहुत कम लोग होते हैं जो सूखी चीनी रोटी खा पाते हैं। हमेशा गीली रोटी सूखी दाल बनाना मजबूरी होती है मेरी, क्योंकि घर में कुछ न कुछ परेशानी रहती है। लेकिन आज जब सब है तो क्या एक दिन में अच्छा खाना बनाकर नहीं खा सकती? सरोज, तुम तो बच्चों की तरह जिद कर रही हो। हमारे हालात को देखो तुम और समझने की कोशिश करो। जो बनाए वही खा लो बस। गोपाल की बात सुनकर सरोज का चेहरा उतर जाता है और वो उदास हो जाती है। उन दोनों की सारी बातें हाथों में दूध का लोटा लिए दरवाजे पर खड़ी एक बुढ़िया सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो अंदर आती है। बहू, मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली। मैं तो यहाँ तुम लोगों को ये दूध देने आई थी। तुम लोगों ने मेरी बीमार गाय की बहुत सेवा करी थी जब मैं गांव में नहीं थी। अब उसकी तबीयत ठीक है तो कुछ हक तो तुम्हारा भी बनता है इसके दूध पर। काकी, इसकी जरूरत नहीं है। एक गांव में होने के नाते एक दूसरे की मदद करना तो इंसानियत होती है। जानती हूँ बहू, इसलिए दूध मैं तुम लोगों के लिए लाई हूँ। हाल ही में मेरी गाय को बछड़ा हुआ है। इस समय का दूध बेच तो नहीं सकते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लोगों में ही बांट दिया जाए। काकी, आपने हमारे लिए इतना सोचा, वही बहुत है। बेटा, जिस समय मुझे मदद की जरूरत थी तुम लोगों ने भी तो मेरे लिए सोचा था। तुम लोग आज रोटी को पानी में नहीं बल्कि दूध में गीला करके खा लो और दाल सूखी खा लो। काकी, जहाँ हमें रोज पानी वाली गीली रोटी और सूखी दाल खाने को मिलती है, वही आज हमें दूध रोटी खाने को मिल रहा है। अगर ऐसे ही रोज मिले तो हम खुशी से गीली रोटी और सूखी दाल खा लें। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, रात हो गई है बहुत, फिर आऊंगी। खुश रहो दोनों। बुढ़िया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद गोपाल और सरोज खुशी खुशी दूध रोटी और सूखी दाल खा लेते हैं। बहुत समय बाद उन्हें कुछ अच्छा खाने को मिलता है। कुछ देर बाद दोनों सुकून की नींद सो जाते हैं। अगले दिन फिर से अपने रोज के कामों में लग जाते हैं। घर के हालातों को देखते हुए एक दिन सरोज गोपाल से मिलने के लिए खेत में जाती है। सुनिए जी, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो क्या आप मेरी बात मानेंगी? ऐसी क्या बात है जो तुम्हें बोलने की जरूरत पड़ रही है? पहले वादा कीजिए आप इनकार नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, नहीं करूँगा, बोलो। देखिए, जिस हिसाब से हमारे घर के हालात हैं, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं रोज रोज गीली रोटी सूखी दाल बनाकर थक गई हूँ। मुझे भी अपने साथ खेतों में काम करने दीजिए। आपको मेरी कसम है, मना मत करना। सरोज की कसम के आगे गोपाल मजबूर हो जाता है और उसे खेतों में काम करने की इजाजत दे देता है, जिसके बाद दोनों मिलकर खेतों में काम करना शुरू कर देते हैं और अपने घर के हालातों को सुधारने की कोशिश करने लगते हैं। समय बीतता है और समय के साथ उनके हालातों में काफी सुधार आता है, जिसके बाद सरोज गीली रोटी और सूखी दाल बनाने के अलावा और भी चीजें बना पाती थी। अनामिका की बेटी आंचल अपने कमरे में बैठकर बारिश में तरबूज खा रही थी और इस बात से अनजान अनामिका अपनी रसोई में जाकर फ्रिज को खोलकर देखती है
और उसमें से तरबूज गायब देखकर खुद से कहती है, इस लड़की को कितना भी समझा लो, इसके कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। अब ये सब तरबूज खा गई, वो भी अकेले। अब इसका भाई अंकित आएगा, वो कलेश करेगा। अनामिका इतना कहती है कि तभी उसका बेटा अंकित बारिश में भीगता हुआ आता है और अपनी माँ को परेशान देखकर कहता है, क्या हो गया माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कहीं जो मैं सोच रहा हूँ वो सच तो नहीं है? मुझे क्या पता तू क्या सोच रहा है, जब बताएगा तब पता चलेगा ना। अनजान और भोली मत बनो माँ, जैसा आपको कुछ पता ही ना हो। सच बताओ माँ, दीदी ने फिर से मेरे हिस्से के भी तरबूज खा लिए ना, है ना? अंकित की बात सुनकर अनामिका सर झुका लेती है कि तभी आंचल तरबूज खाती हुई सीढ़ियों से नीचे आती है और कहती है, हाँ तो क्या हो गया अगर मैंने तरबूज खा लिया? तू तो जानता है ना कि मैं बारिश में तरबूज ही खाती हूँ। वैसे नहीं खाती हूँ, जब ठंडी ठंडी बारिश की बूंदें जमीन को छूती हैं तो मिट्टी की महक आती है ना, मेरा तरबूज खाने का मन करने लगता है। माँ मुझे नहीं पता, मैं बाहर फिर से भीगता हुआ जा रहा हूँ। मुझे तरबूज खाना है, मतलब खाना है, अभी के अभी। आप मुझे पैसा दो बस। अंकित को गुस्से में देखकर अनामिका उसे और पैसे देकर तरबूज लाने के लिए भेज देती है। जिसके बाद दिन ऐसे ही बीतते हैं। जब जब बारिश आती आंचल तरबूज खाती, वरना नहीं। एक दिन बारिश की जगह कड़क धूप थी और आंचल की माँ उसके लिए तरबूज लेकर आती है और उसे प्लेट में देते हुए कहती है, ये आज गर्मी बहुत है तो मैंने खाना नहीं बनाया है, ये तरबूज खा ले, पेट भर जाएगा। और ये ठंडा पानी है तो गर्मी भी कम लगेगी। माँ आप तो जानती है ना कि मैं बारिश में तरबूज खाती हूँ। वैसे नहीं, अब आप बताओ, बाहर इतनी गर्मी है, मैं तरबूज कैसे खा सकती हूँ? अरे तू भी कैसे बात कर रही है, घिस थोड़ी जाएगी अगर बिना बारिश के खा लेगी तो। नहीं माँ, आप ही खाओ अपना तरबूज, मुझे नहीं चाहिए। इतना बोलकर आंचल वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अनामिका को गर्मी में उसके लिए खाना बनाना पड़ता है। दिन बीतते हैं और एक दिन जब बहुत तेज बारिश हो रही होती है तो आंचल हॉल में आती है और जहाँ उसकी माँ और भाई बैठकर टीवी देख रहे थे कि तभी आंचल वहाँ आकर अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, बाहर मस्त बारिश है, आप मेरे लिए तरबूज काट कर ले आओ ना। मैं तेरे लिए कोई तरबूज काट कर नहीं ला सकती। अब क्या बात होगी माँ, जो आप मेरे लिए अब तरबूज भी काट कर नहीं ला सकती? हाँ नहीं ला सकती, क्योंकि घर में तरबूज है ही नहीं, सब खत्म हो गए हैं। इसलिए अगर इतना मन है तो सबके लिए चाय पकौड़े बना ला, इतने मस्त मौसम में उसका मजा ही अलग है। वाह 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 वाह, क्या बात कही है माँ, मजा आ जाएगा आज तो। जाओ ना दीदी, जल्दी से बना के ले आओ। अच्छा, तेरे बाप ने होटल खोल रखा है क्या? तमीज से बात कर आंचल, भाई है तेरा, वरना सब मिमी निकाल दूंगी एक थप्पड़ में अभी, समझी? अच्छा ठीक है, सॉरी। ठीक है, मैं तेरे लिए पकोड़े बना दूंगी, लेकिन अगर तू मेरे लिए बाहर से तरबूज खरीद कर लाएगा तो बता, मंजूर है? अच्छा जी, इतनी तेज बारिश में मैं भीगता हुआ आपके लिए दर दर भटक कर तरबूज लेकर आओ। वाह वाह, मुझे भीगे हुए पाल कुत्ते ने काटा है ना। देख बहस मत कर, जाए तो बता। जब मैं बारिश में भीगता हुआ तरबूज ले जाऊंगा तो वहाँ से पकौड़े भी ना ले आऊं, और वो तो आपके हाथों के बने पकौड़े से बहुत ज्यादा अच्छे होंगे पक्का। देख भाई, तू जिसके भी हाथों के पकोड़े खा, लेकिन मुझे तरबूज ला दे। तुझे तेरी राखी का वास्ता, जो आज तक मैंने तुझे बांधी है, मेरे प्यारे भाई। आंचल ये बोलकर इमोशनल ड्रामा करने लगती है और ये देखकर अंकित भी भावुक होकर बारिश में तरबूज लेने निकल जाता है। लेकिन जब तक वो आता है बारिश थम चुकी थी और वो भीगा हुआ आकर तरबूज देकर अपनी बहन से कहता है, मैं तेरे लिए तरबूज लेकर आ गया मेरी बहन, खा ले, तेरा भाई आ गया। अब भी क्यों आया है? सुबह ही आ जाता। अब नहीं चाहिए मुझे ये तरबूज, अब बारिश रुक गई, इसका मैं क्या करूं? अरे बारिश क्या रुकी, आपके तो रंग ही बदल गए। अंकित ये बोलकर बदलने के लिए चला जाता है। लेकिन कई दिनों तक बारिश ना होने के कारण आंचल तरबूज को हाथ तक नहीं लगाती और वो सब तरबूज उसकी माँ और भाई को मिलकर खत्म करने पड़ते हैं। जिसके बाद उसका भाई तो सोच लेता है कि आज के बाद आंचल के झूठे झांसे में नहीं आएगा। दिन बीतते हैं और एक दिन रिमझिम बारिश में जब आंचल अंकित से तरबूज लाने को कहती है, भाई देखना, बाहर कितनी मस्त बारिश हो रही है, मेरा काम कर देना प्लीज। मुझे पता है आप मुझे तरबूज लाने बोलोगी, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं नहीं लाने वाला। मैं उस दिन की बात भूला नहीं हूँ। अच्छा, उस दिन के लिए सॉरी, लेकिन मैंने न्यूज में पढ़ा है कि पूरे 3 घंटे के करीब बारिश आएगी, ले आना तरबूज प्लीज। नहीं, नो नेवर, ना जी। आंचल के लाख कोशिश के बाद भी अंकित बाहर जाने से मना कर देता है। वहीं बेचारी भीगते हुए तरबूज लेने जाती है और तरबूज लेते हुए उसका पैर कीचड़ में पड़ जाता है।
आए हाय, कट गया केक, छी छी। क्या हो गया मैडम जी, कीचड़ में पैर लग गया क्या? नहीं, आपके बर्थडे के केक में लगा है। कैसी बात कर रहे हो भाई, दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? क्या हुआ है? खैर छोड़ो, जल्दी से थोड़ा तरबूज काट कर दे दो। ये आप क्या कह रही हैं? आप बारिश में भीगते हुए खाएंगे? ये तो ठंडा होता है, गला पकड़ लेगा आपका। गला पकड़ लेगा मतलब? ये कोई खूनी थोड़ी है। आप अजीब बातें कर रहे हैं मुझसे आकर। कुछ सही से समझ में भी नहीं आया कि आपका मतलब क्या था। अरे मैडम जी, तुम भी क्या बुड़बक वाली बातें करती हो? गला पकड़ लेगा का मतलब गला बैठ जाएगा आपका। अब आप बोलोगी मेरा गला खड़ा थोड़ी है जो बैठ जाएगा। अब हम आपको पहले ही बता दें, गला बैठ जाएगा मतलब गला खराब हो जाएगा। देखो, मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है क्या नहीं। इसके लिए मेरे घर में पहले से 2 लोग बैठे हैं। तुम मुझे जल्दी से तरबूज दे दो बस। देखिए बहन जी, मेरा काम तो आपको समझाना था, सो मैंने कर दिया। अब आपकी मर्जी है, जो मर्जी खाइए। मेरा क्या, मेरी तो बिक्री हो रही है ना। आंचल की बात सुनकर फल वाला उसे तरबूज काट कर दे देता है और आंचल बारिश में भीगती हुई उसे खाती है। और कई देर तक ये करने के बाद जब वो घर आती है और कपड़े बदल कर नहाकर सोती है तो अगले दिन उसका गला बुरी तरह से जाम हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि तभी उसकी माँ और उसके भाई उसके पास आकर कहते हैं, हाँ जी, आ गया स्वाद। और काट के दे दूं तरबूज? आज भी बारिश है, खाएगी तो बता। अभी लेकर आती हूँ तेरे लिए ताज़ा और ठंडे तरबूज। क्यों मजाक उड़ा रही हो माँ? जाओ ना, अदरक वाली चाय लेकर आओ। अदरक वाली चाय तरबूज डालकर ना ले आऊँ तेरे लिए? अरे कितना मना किया था कि बारिश में तरबूज नहीं खाते, लेकिन तू मेरी सुनती ही कहाँ है। अच्छा हुआ माँ, हमने ना सही पर तरबूज ने इनकी बोलती बंद कर दी। सारा दिन चिक 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 करती रहती थी। कितना सुकून है ना यहाँ। हाँ? अंकित के बच्चे, मुझे ठीक होने दे, तब बताती हूँ तुझे। कुछ ज्यादा ही बोल रहा है तू मेरे आगे। देखो, मैंने तुम दोनों को कभी मना नहीं किया कुछ भी खाने के लिए। बस बात ये है कि हर चीज को खाने का सही तरीका, सही समय और नियम होता है। हम लोग जानवर तो नहीं है कि कुछ भी उठाया और खा लिया। सही कह रहे हो मम्मी, तरबूज गर्मी में खाया जाता है ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो और इंसान स्वस्थ रहे, ना कि बारिश में। अच्छा, अब दोनों माँ बेटे मुझे ज्ञान मत दो। आपसे वादा करती हूँ, आज से बारिश में तरबूज पर अब मुझे कुछ गरम लाकर दे दो। मैं थक गई हूँ ऐसे बोलते हुए। आंचल की बात सुनकर दोनों हंस देते हैं, जिसके बाद वो आंचल को अदरक की गर्म चाय देने के बाद दवा देकर सुला देते हैं और कुछ दिनों में आंचल का जुकाम भी ठीक हो जाता है और अब वो सही मौसम और स्थिति में ही तरबूज खाती, बारिश में बेवक्त नहीं। मधुपुर के छोटे से गांव में रोहन नाम का लड़का रहा करता था, जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चला जाता है और गांव में उसकी माँ कमला अकेली रह जाती है। रोहन के पिता नहीं थे, इसलिए कमला ने रोहन की अकेली ही परवरिश की थी। शहर से पढ़ाई पूरी करने के 4 साल बाद आज रोहन अपने घर अपनी माँ कमला के पास आ रहा था, जिसकी तैयारियों में कमला लगी हुई थी। काम करते हुए कमला थक कर एक तरफ बैठ जाती है और खुद से बात करती हुई कहती है, हाय, आज मेरा लाल शहर से वापस आ रहा है कितने सालों बाद। मेरी आंखें तरस रही है उसे देखने के लिए। पता नहीं कैसा दिखता होगा अब मेरा बेटा रोहन। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और कमला दौड़ी दौड़ी जाती है दरवाजा खोलने के लिए और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि रोहन के साथ एक लड़की थी, जिससे रोहन ने शहर में ही माँ को बिना बताए शादी कर ली थी और उसका नाम था सोनल। सोनल ने छोटी सी ड्रेस पहनी थी, जिस वजह से गांव की सभी औरतें और मर्द उसे ही देख रहे थे। ये देख कमला रोहन से कहती है, हे राम, ये आधे कपड़ों की दुकान कौन है रोहन? और तू इसे अपने साथ क्यों लाया है यहाँ? देख तो कैसे कपड़े पहनी है ये, पूरा गांव इसे देख रहा है। अरे माँ, शहर में ऐसे कपड़े पहनते हैं, आजकल फैशन है ये। अच्छा जी, शहर में क्या सारी लड़कियाँ ऐसे आधे कपड़ों में घूमती है? अरे माँ, आप गांव में रहती हो, आप शहर के बारे में नहीं जानती। कोई बात नहीं रोहन, अब वैसे भी मैं यही रहने वाली हूँ, तो मॉम को सब समझा दूंगी और इन्हें भी ऐसे कपड़े पहनने की आदत डाल दूंगी। क्या मतलब यही रहूंगी? तू यहाँ हमेशा के लिए रहने आई है क्या? अरे माँ, बातों ही बातों में मैं तो बताना ही भूल गया कि मेरी वाइफ है ये, मतलब मेरी पत्नी और आपकी बहू। हे राम, ये बेशर्म लड़की मेरी बहू? कभी नहीं, मैं नहीं मानती इसे अपनी बहू। मॉम, अब मैं आपकी बहू हूँ, आप माने या ना माने। चलो रोहन डार्लिंग, मुझे आराम करना है, मैं बहुत थक गई हूँ। ओके बेबी। इतना कहकर रोहन और सोनल अपने कमरे में चले जाते हैं और कमला बाहर खड़ी उन दोनों का मुंह देखती रह जाती है। इतने में ही गांव की एक औरत
कमला के पास आकर कहती है, अरे कमला भौजी, तुम्हार बहुरिया तो बड़ी सुंदर है, बस तनिक लागत है, बेचारी गरीब है। देखो ना, बेचारी के पास पूरा कपड़ा भी नहीं है, तभी तो छोटी सी फिराक पहन कर आई है। तनिक थोड़ा खर्चा बर्चा करके बहुरिया को साड़ी दिला देना। आहा, तुमको बड़ा तरस आ रहा है हमारी बहुरिया पर। इतनी अच्छी लग रही है तो ले क्यों नहीं जाती, अपने बेटी से शादी करा दियो। कैसन मजाक कर रही हो भौजी, आखिर वो तुम्हारी बहुरिया है। हमार बहुरिया है ना, तो जाओ अपन काम करो, हमार घर की पहरेदारी मत करो, जाओ निकलो। हाँ हाँ, जाते हैं जाते हैं। हे भगवान, इस लड़के ने तो मेरे नाक ही काट दी पूरे गांव में। इस लड़की को लाकर मैं भी देखती हूँ कैसे रुकती है इस घर में। इसे नानी याद न दिला दी ना तो हमारा नाम भी कमला नहीं। इतना कहकर कमला भी वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अब रात में कमला सबके लिए खाना बना रही होती है और इतने में वहाँ पर सोनल आती है और कमला से कहती है, मॉम, खाने में क्या बना रही हो आज आप? ये मॉम मॉम क्या लगा रखा है तूने? मैं कोई मॉम नहीं हूँ, समझी? मम्मी जी बोल मुझे तू। ठीक है मम्मी जी, अब बताएं खाने में क्या बन रहा है? छोले भटूरे बना रही हूँ। छोले भटूरे? ये तो बहुत ऑयली होते हैं, मैं नहीं खाने वाली ये सब। वैसे भी मैं डाइटिंग पर हूँ आजकल, तो मेरे लिए ग्रीन वेजिटेबल एंड वेज सूप एंड सैलेड बना दो। क्या क्या बना दूँ? ग्रीन वेजिटेबल्स, वेज सूप और सैलेड। ओ महारानी, खाना है तो यही खा जो मैंने बनाया है। ये तेरा शहर नहीं है जो तुझे मैं अंग्रेजी खाना बना कर दूं। ये गांव है, जो मैं बनाऊंगी तुझे वही खाना होगा, वरना खुद बना ले, समझी? बट मॉम, मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता है। कुछ भी बनाना नहीं आता? फिर तूने इतने साल शहर में बसे टांगे दिखाने वाले कपड़े पहनना सीखा है क्या? अरे हाँ, याद आया, एक चीज मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। और वो क्या है? मैगी नूडल। हे भगवान, कौन से बुरे कर्मों की सजा दे रहा है तू मुझे? अभी जो बना है वो खा चुपचाप तू। मैं ये नहीं खाऊंगी मम्मी जी, मुझे तो सूप ही पीना है बस। तो जाकर अपने पति से बोल, जो पूरा दिन तेरे पीछे बेबी बेबी करके घूमता है। मम्मी जी देखो, रोहन को बीच में मत लाओ। अरे कैसे ना लाऊं, सारा कांड तो उसी ने किया है, तुझे अपनी बीवी और मेरा सिरदर्द बनाकर। मम्मी जी, अब आप हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। मैं आगे बढ़ रही हूँ? अरे कलमुही, तुझे आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ है कि तू मुझसे जुबान लड़ा रही है। रुक, तुझे तो मैं अभी ठीक करती हूँ। क्या कर लेंगे आप मेरा? हाथ तो लगा कर दिखाओ। हाथ ना तोड़ दिया ना तो मैं भी नहीं। अच्छा, तू मुझ पर हाथ उठाएगी? रुक, अभी तेरी सारी अकड़ निकालती हूँ। इतना कहकर कमला चिमटा लेकर सोनल के पीछे भागती है उसे मारने के लिए, और फिर सोनल आगे आगे, कमला पीछे पीछे। दोनों सास बहू में खूब लड़ाई होती है। जैसे ही कमला सोनल को चिमटे से मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ रोहन आ जाता है और कहता है, बंद करो आप दोनों ये सब। देखो कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही हो आप दोनों सास बहू। तभी एकदम से सोनल कहती है, मैंने कुछ नहीं किया बेबी, तुम्हारी मम्मी ने शुरू किया है। देखो कैसे मुझे चिमटे से मारने को आ रही है ये। अरे बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। इसने शुरू किया। मैंने कहा छोले भटूरे बना रही हूँ, खा ले, तो कहती है मुझे तो सूप पीना है। तू ही बता, तेरी इस बूढ़ी माँ को कहाँ कुछ आता है बनाना बेटा? सोनल, तुम्हें पता है ना, ये गांव है, यहाँ शहर जैसी चीजें नहीं मिलती है, और फिर भी तुम जिद कर रही हो। और माँ, आप तो बड़ी है ना, आप इसे प्यार से भी तो समझा सकती थी। हाँ हाँ बेटा, तुझे तो अब तेरी बूढ़ी माँ ही गलत लगेगी। आखिर अपनी पसंद की बीवी जो लेके आया है ना। देखो तो कैसे नाटक करके दिखा रही है ये बुढ़िया। लगता है अब इसे सीधा करना ही पड़ेगा। माँ, अब बस करो, जब से आया हूँ तब से ये ड्रामा देख देख कर थक गया हूँ मैं। अब सोने जा रहा हूँ, मुझे नहीं खाना कुछ भी। इतना कहकर रोहन अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और दोनों सास बहू एक दूसरे को नफरत भरी निगाहों से देखती हैं और फिर ये दोनों भी अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अगली सुबह कमला जल्दी से उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती है और जानकर ऑयली नाश्ता, हलवा और पूरी बनाती है ताकि फिर किसी बात को लेकर सोनल से झगड़ा कर सके और उसे इस घर से निकाल सके। सभी लोग अब खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी नाश्ता देखकर सोनल कहती है, OMG, ये तो कितना ऑयली है, मैं ये सब नहीं खा सकती हूँ, मेरी पूरी डाइट खराब हो जाएगी। ओहो, अरे बहू, मुझे माफ कर देना, मैं तो भूल गई थी कि तू डाइटिंग कर रही है, वरना इतना सारा तेल वाला नाश्ता नहीं बनाती। मैं समझती हूँ, इस बुढ़िया ने जानकर बनाया है कि मैं ये सब ना खा सकूं और कुछ ना कुछ बोलूं जिससे कि रोहन मुझ पर गुस्सा करे। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं खा लूंगी थोड़ा थोड़ा।
इतना कहकर सोनल थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेती है, पर उससे ज्यादा खाया नहीं जाता, तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है। ये देख कमला मन ही मन खुश होती है। अब कमला रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढती है अपनी बहू से लड़ाई करने का, पर सोनल भी तेज थी, वो कमला को बाजी मारने नहीं देती। सोनल अपनी सास को किलसाने के लिए रोज छोटे कपड़े पहनती थी और जब भी वो बाहर जाती तो सब उसे ही देखते रह जाते और बाद में अड़ोस पड़ोस के लोग कमला से सोनल के बारे में पूछते और ये सब सुनकर कमला चुपचाप वहाँ से निकल जाती। ऐसे ही एक दिन कमला सोनल को कहती है, देख सोनल, तुझे घर पे जो करना है कर, जो मर्जी कपड़े पहनने हैं पहन, पर बाहर ऐसे कपड़े पहनकर मत जाया कर। सब मुझे आकर कहते हैं कि तेरी बहू को शर्म नहीं है, बीच बाजार में छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती है। तो मैं क्या करूं? मुझे तो ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं और दूसरों के बोलने पर मैं अपनी आदत क्यों बदलूं? देख बहू, सास बहू की लड़ाई एक तरफ है और घर की इज्जत एक तरफ। कमला के ये सब बोलने के बाद भी सोनल उसकी बात नहीं मानती और अपने मन की ही करती है और बेबात कमला से लड़ाई करती। और तो और घर के किसी भी काम में कमला का हाथ नहीं बटाती, पूरा दिन खाना पीना और सो जाना। अब सोनल को यही काम रह गया था, जिससे कि उसकी तबीयत अब खराब हो जाती है। और इस मुश्किल समय में सोनल की सास कमला ने उसका पूरा ध्यान रखा। ये देख सोनल को बहुत पछतावा होता है कि उसे अपनी सास से नहीं लड़ना चाहिए था और वो कमला से कहती है, मम्मी जी मुझे माफ कर दो, मैं बेबात के ही आपसे लड़ाई करती रही, उसके बाद भी आपने मेरा कितना ख्याल रखा, मुझे माफ कर दो मम्मी जी। अरे कोई बात नहीं, तू अभी नादान है और मैं भी तेरी तरह तुझसे लड़ाई करने लगी, पर अब तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया है तो ये अच्छी बात है बेटा। इतना कहकर दोनों ही एक दूसरे के गले लग जाती हैं और उस दिन के बाद से दोनों सास बहू में कभी लड़ाई नहीं हुई। और इसके साथ ही सोनल ने भी छोटे कपड़े पहनना बंद कर दिए और अपनी सास के साथ साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।